20वीं शताब्दी में विज्ञान के आधुनिक विकास से मानव जाति ने तकनीकी बुलंदियों को हासिल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जीवन और राष्ट्रों के पुनर्निर्माण की इच्छा और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी को अच्छे उपयोग में लाने की आकांक्षा ने विश्व की प्रमुख शक्तियों को पंख लगा दिए। 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष की दौड़ को शुरू कर दिया। इस दौड़ में अमेरिकी सेना ने 1958 में एक्सप्लोरर उपग्रह प्रक्षेपित किया। अप्रैल 1961 में रूस के यूरी गागारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर एक छोटा कदम वास्तव में मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग साबित हुआ। जब प्रमुख विश्व शक्तियां अन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, 60 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो सबसे अलग, मुख्य रूप से आम आदमी के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब स्वदेशी रॉकेट प्रौद्योगिकी का विकास शुरू हुआ, तब इसमें कई तकनीकी चुनौतियां आईं। छोटी छोटी पहलों से भारतीय प्रक्षेपण यानों का विकास हुआ, जिसके बीज भारत के एक महान सपूत एवं एक दूरदर्शी असाधारण संस्था निर्माता डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई द्वारा बहुत पहले बोए गए थे। In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. उनके अनुसार मौसम विज्ञान और संचार अंतरिक्ष अनुसंधान के सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुप्रयोगों में से एक थे। उन्होंने इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाया। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने के लिए डॉक्टर साराभाई भारत सरकार को समझाने में सफल रहे। उनके प्रयास तब फले फूले जब अगस्त 1961 में सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में अंतरिक्ष अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया। डॉक्टर साराभाई इसके अध्यक्ष थे। अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में PRL यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक कम बजट के साथ एक छोटी सी शुरुआत की। उनका अगला मुख्य उद्देश्य साउंडिंग रॉकेट रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजना था। उन्होंने 1963 में त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स की स्थापना की। उन्होंने वैज्ञानिकों के एक छोटे समूह को प्रशिक्षण के लिए गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर एवं नासा USA के वॉलोप्स आइलैंड सुविधा में प्रशिक्षण के लिए भेजा। भारत के साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम की शुरुआत नासा, फ्रांस के CNES और USSR की जल मौसम विज्ञान सेवाओं के साथ सहयोगात्मक समझौतों द्वारा की गई थी। CNES ने राडार दिया तथा रूस ने मिन्स्क कंप्यूटर, अमेरिका ने नाइके अपाचे रॉकेट एवं आवश्यक प्रशिक्षण की पेशकश की। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई बड़े नामी वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और दुनिया इसे देख रही थी। नाइके अपाचे के प्रक्षेपण के अगले ही दिन डॉक्टर साराभाई ने अपनी टीम को उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने के अपने सपने के बारे में बताया। 4 टीमों को SLV डिजाइन करने का काम सौंपा गया, जिनमें से तीसरे डिजाइन SLV-3 को कार्यान्वयन के लिए चुना गया था। स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता और संबद्ध प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से डॉक्टर साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC की स्थापना की। ये टर्ल्स के बहुत निकट वैली हिल पर स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने बाद में स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेटों की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए SSTC को आगे बढ़ाया।
ये बाद में इसरो के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। डॉक्टर साराभाई ने बाहर से विशेषज्ञों को उनके इनपुट एवं मार्गदर्शन के लिए SSTC बुलाया, लेकिन डॉक्टर साराभाई न केवल अपने साथियों का सहयोग कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उन्हें एक सपना भी दिया। शुरुआती रॉकेट काफी प्राथमिक थे। वे फिन्स तथा नोजल के साथ सीमलेस एल्यूमिनियम ट्यूबों से तैयार किए गए थे। रोहिणी श्रृंखला के पहले रॉकेट RH-75 का नवंबर 1967 में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। साउंडिंग रॉकेटों के बाद 18 जुलाई सन 1980 में स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 की पहली सफल उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा का एक प्रमुख मील का पत्थर रहा, जिसमें 40 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखने की क्षमता थी। SLV-3 की सफलता के बाद समग्र प्रक्षेपण यान के डिजाइन, सामग्री, हार्डवेयर निर्माण, ठोस प्रणोदन प्रौद्योगिकी, नियंत्रण बिजली संयंत्र, एवियोनिक्स, वाहन एकीकरण, चेकआउट और लॉन्च ऑपरेशन के लिए कार्यनिर्वाहक क्षमता का निर्माण किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भी नए केंद्रों की स्थापना तथा मौजूदा केंद्रों को अद्यतन कर प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखा। बड़ी संख्या में अभियानों को पूरा करने के लिए शार में सुविधाओं को समुचित रूप से बढ़ाया गया। बाद में सन 2003 में इस केंद्र का नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार कर दिया गया। SLV-3 ने संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। SLV का विकास इसरो के लिए एक बड़ी चुनौती तथा उपलब्धि थी। 1992 में ASLV की पहली सफल उड़ान में प्रक्षेपण यान की डिजाइन की कई नई बारीकियों को सीखने का मार्ग प्रशस्त किया तथा वर्तमान प्रक्षेपण यानों के लिए एक तकनीकी सेतु साबित हुआ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर एक प्रक्षेपण यान को ऊपर उठते हुए देखना एक विलक्षण अनुभव है। रॉकेट के अंतर्निहित सिद्धांत को समझना काफी आसान है। जब एक रॉकेट मोटर प्रज्वलित होती है तो जलते हुए प्रणोदक के कारण उच्च वेग से बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत के अनुसार विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जोर पैदा करती है, जिसके कारण प्रक्षेपण यान को ऊपर की ओर धक्का लगता है। हालांकि इसे आधुनिक प्रक्षेपण यान बनाने के लिए व्यवहार में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के कुछ ही देश इस तकनीक में महारत हासिल कर पाए हैं। यान के प्रक्षेपण की शुरुआत सबसे निचले यानी पहले चरण के प्रज्वलन से होती है। चूंकि ये चरण पूरी तरह से जल जाता है, इसे बंद करके प्रक्षेपण यान से अलग कर दिया जाता है। इससे प्रक्षेपण यान हल्का हो जाता है और उसकी गति बढ़ाने में मदद मिल जाती है। पृथक्करण के बाद अगले चरण का प्रज्वलन होता है, जो यान को और अधिक शक्ति देता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि यान पेलोड को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग एवं स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता। एक आधुनिक प्रक्षेपण यान विभिन्न चरणों से बना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन भरे होते हैं तथा अत्यधिक जटिल यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक्स प्रणालियों से सुसज्जित होते हैं। संपूर्ण प्रक्षेपण यान के सुचारू प्रदर्शन के लिए प्रत्येक चरण का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर इसमें अलग अलग चरणों में विभिन्न प्रकार के प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है। इसरो वर्तमान में ठोस, अर्थ स्टोरेबल लिक्विड एवं क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग करता है। तीनों प्रकार के ईंधन के लिए तकनीक पूरी तरह से अलग है। इसे बहुत कठिनाई से सीखा तथा इसमें महारत हासिल की गई है। ठोस ईंधन बनाना, इसे रॉकेट मोटर में डालना न केवल एक कठिन और नाजुक प्रक्रिया है, बल्कि ये बहुत जोखिम भरा भी है। इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए लंबी अवधि में विशेष प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट्स की अपनी अलग चुनौतियां हैं। यह अत्यधिक संक्षारक और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसमें विशेष उत्पादन और सुरक्षित संचालन तकनीकों की आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक चरणों में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन LH2 और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन LOX होता है। LOX को
-183 डिग्री सेल्सियस पर तथा LH2 को -253 डिग्री सेल्सियस पर 2 ईंधनों को 2 अलग अलग टैंकों में संग्रहित किया जाता है। अत्यधिक उप शून्य तापमान पर संग्रहण करने के साथ ही उच्च तापमान पर प्रज्वलन और दहन के क्रायोजन का प्रबंधन बहुत बड़ी प्रौद्योगिकीय चुनौती है। 1988 में इसरो द्वारा विक्रमी साराभाई विकास तरल ईंधन इंजन का सफल विकास एक अन्य प्रमुख मील का पत्थर था। तभी से ये सभी प्रक्षेपण यानों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस विकास पथ ने 1994 में विश्वसनीय वर्क हॉर्स प्रक्षेपण यान PSLV का मार्ग प्रशस्त किया, जब इसने IRS-P2 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। आइए अब हम आपको PSLV के विशिष्ट प्रक्षेपण में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला से रूबरू करवाते हैं। PSLV की लगातार शानदार सफलताओं के बावजूद इंजीनियरिंग टीमें एक पल के लिए भी आराम करने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं। जैसे जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आती है, व्यक्ति को वातावरण में ही सतर्कता एवं उत्सुकता बढ़ने का स्पष्ट आभास होता है। जैसे जैसे रॉकेट के चरण ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लगभग उसी अनुपात में उत्साह भी बढ़ता जाता है। पहले चरण PS1 को कोर चरण के रूप में भी जाना जाता है। यह 20 मीटर लंबा चरण ठोस प्रणोदक का उपयोग करता है और इसका वजन लगभग 138 टन होता है। स्ट्रैप ऑन बूस्टर इस चरण को बढ़ाने तथा आवश्यक लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए कोर चरण से जुड़े होते हैं। प्रत्येक बूस्टर 12 मीटर लंबा तथा लगभग 12 टन वजनी है। कोर चरण के ऊपर 12.8 मीटर लंबा दूसरा चरण होता है, जो विकास इंजन से सज्जित है एवं 41 टन अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट्स का उपयोग करता है। संयुक्त तीसरे और चौथे चरण अब असेंबली यानी एकीकरण भवन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये पल रॉकेट को विकसित करने वाली टीम के लिए बहुत मायने रखता है। फ्लैग ऑफ हमेशा अति उत्साह और शाबाशियों और पीठ थपथपाने से होता है। ये चरण पहले के ठोस PS1 और तरल PS2 चरणों के ऊपर रखे जाते हैं। अब यान का मोबाइल सेवा टावर PSLV से अलग होकर एक सुरक्षित दूरी पर चला जाता है। अब से उम्बिलिकल टावर ही ईंधन भरने, बैटरी चार्ज करने, निगरानी और अन्य उद्देश्यों के लिए संपर्क का केंद्र है। प्रक्षेपण के समय अंतरिक्ष में अपने पेलोड को ले जाने के लिए यान शानदार रूप से उड़ान भरने लगता है। पिछले 3 दशकों में PSLV ने 55 से अधिक भारतीय तथा लगभग 34 देशों के 345 विदेशी ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में पहुंचाया है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए एक लोकप्रिय पसंद है। पिछले कुछ वर्षों में PSLV की तकनीक में भी बहुत उन्नति हुई है। ये कोर अलोन 6 स्ट्रैप ऑन तथा एक्सेल संस्करणों में उपलब्ध है। ये विविध ध्रुवीय तथा भूतुल्यकालिक अभियानों के लिए एक बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। इसने एक बार में एक साथ कई उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर अपनी क्षमता को भी सिद्ध किया है। ऊपरी चरण के इंजन को फिर से शुरू कर पाने की इसकी क्षमता के कारण इसने एक ही अभियान में कई उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। एक्सेल संस्करण में PSLV 1.75 टन द्रव्यमान के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। PSLV ने चंद्रयान 1 जैसे ऐतिहासिक अभियानों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही मार्स ऑर्बिटर मिशन तथा 104 उपग्रहों को एक बार में ही एक साथ उनकी कक्षा में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। प्रौद्योगिकी एवं क्षमता के मामले में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसके डिजाइन इस तरह की है कि विभिन्न प्रकार के अभियानों की जरूरत के अनुसार इसकी संरचना में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ये कई उपग्रहों को एक साथ ले जाकर विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने में भी सक्षम है। PSLV में 2 ठोस और 2 तरल प्रणोदन चरण हैं। इसमें उच्च लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट के लिए अतिरिक्त स्ट्रैप ऑन बूस्टर भी जोड़े जा सकते हैं।
जब इस यान की तकनीक को उन्नत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा था, तभी GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क II और LVM-3 जैसे उच्च क्षमता के प्रक्षेपण यानों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया गया। उस समय इसरो को स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को विकसित करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो हर किलोग्राम प्रोपेलेंट के लिए उच्च थ्रस्ट प्रदान करता है। ये भूतुल्यकालिक कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कदम था। कई बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने एवं निरंतर केंद्रित प्रयासों के बाद इसरो ने अंततः C-12 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। जनवरी 2014 में GSLV मार्क II D5 द्वारा GSAT-14 सैटेलाइट उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचाने के साथ ही स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV मार्क II की पहली सफल उड़ान संपन्न हुई। यह अब एक परिचालन यान है जो 2 टन वर्ग के उपग्रहों को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। डिजाइन और विकास के दृष्टिकोण से सफलता ने इसरो के विश्वास को बहुत बढ़ा दिया एवं अति भारी LVM-3 के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। LVM-3 की पहली सफल प्रायोगिक उड़ान 2014 में तब हुई जब यान ने क्रू मॉड्यूल को उपकक्षीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद इसकी 2 विकासात्मक उड़ानें हुई जब इसने 2017 में GSAT-19 एवं 2018 में GSAT-29 को अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। LVM-3 ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को शार श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचाया। 23 मई 2016 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारत के पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर RLV-TD पंखों वाले पहले एरोस्पेस यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो हाइपरसोनिक उड़ान व्यवस्था में काम कर रहा है। इस उड़ान में स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण, पुनः प्रयोज्य थर्मल सुरक्षा प्रणाली तथा पुनः प्रवेश मिशन प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को सफलतापूर्वक मान्य किया गया है। इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV भी विकसित कर रहा है, जो 500 किलोग्राम वजन वाले सूक्ष्म एवं छोटे उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। बड़ी संख्या में शानदार उपलब्धियों के साथ इसरो 10 टन तक की क्षमता वाले अधिक उन्नत भारी प्रक्षेपण यानों को डिजाइन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए वर्तमान कार्यक्रमों में 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास शामिल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक छोटी शुरुआत के साथ भारत प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में लगे प्रमुख देशों के साथ अग्रिम स्थान पर पहुंच गया है। यदि अतीत देखा जाए तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसरो भविष्य के अपने सभी प्रयासों में सफल होगा।